तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे मुजान किबुत्सुजी उबयाशी मैंशन में पहुंच चुका है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पूरे के पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन क्या हाशिरा उसे रोक पाएंगे? क्योंकि मुजान किबुत्सुजी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और क्या मुजान नेज़ुको को कैप्चर कर पाएगा? तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। अब मुजान किबुत्सुजी उबयाशी के सामने खड़ा है। अब उबयाशी मुजान को बोलता है कि फाइनली तुम मेरे घर आ गए और तुम मेरे सामने ही खड़े हो। और उबयाशी अपनी वाइफ अमाने को बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि मुजान दिखने में कैसा है। तो उसकी वाइफ बताती है कि मुजान 20-25 साल के मर्द की तरह दिख रहा है और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल है। अब उबयाशी मुजान को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो और साथ ही साथ उबयाशी की फैमिली लाइन के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो, इसलिए मुझे पता था कि तुम मुझे खुद मारने आओगे। तो मुजान बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ उबयाशी। और मुजान ये भी बोलता है कि मैं बूढ़ा हुए बिना हज़ारों साल जी चुका हूँ और वो फैमिली जो हमेशा मेरे बीच आती थी उसका ये हाल हो गया है। तो उबयाशी बताता है कि मुझे डॉक्टरों ने पहले ही बता दिया था कि आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं, पर फिर भी मैं अभी जिंदा हूँ और मैं अपने मन से चाहता हूँ कि तुम्हें हरा दूं। तो मुजान रिप्लाई में बोलता है कि तुम्हारा सपना धरा का धरा रह जाएगा, आज मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तब उबयाशी एक सीक्रेट बताता है कि तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि हम दोनों एक ही ब्लड लाइन से हैं। तुम हजारों साल पहले पैदा हुए थे, तो हो सकता है कि तुम्हारा खून मुझसे अलग हो। तो मुजान बोलता है कि मुझे यहाँ कुछ फील नहीं हो रहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तो उबयाशी बोलता है कि तुम जैसा मॉन्स्टर मेरे फैमिली में आया और उसके कारण मेरी पूरी फैमिली को कर्स लग गया। हमारी फैमिली में जितने बच्चे पैदा होते थे वो बहुत ही ज्यादा वीक होते थे और जब हमारी फैमिली लाइन खत्म होने वाली थी तब एक प्रीस्ट ने आकर हमें एक एडवाइस दिया था कि एक डीमन तुम्हारे ब्लड लाइन से पैदा हुआ है, तो तुम्हें अपने आप को डेडिकेट करना होगा उसे हराने के लिए, और अगर तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हारी फैमिली बच जाएगी। और वहाँ पर ये भी पता चलता है कि उबयाशी की फैमिली को उस प्रीस्ट के फैमिली से कंटिन्यूअस जनरेशन से वाइफ मिलती रही है, जिसके कारण उनके बच्चे अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। लेकिन अभी भी हमारे फैमिली में कोई भी 20 साल से ऊपर जिंदा नहीं रह पाता। अब मुजान किबुत्सुजी रिप्लाई में बोलता है कि मैं हजारों साल से जिंदा हूँ, बहुत सारे इंसानों को मारा, लेकिन मैंने आज तक किसी भी गॉड या फिर बुद्धा को नहीं देखा। तो उबयाशी उससे पूछता है कि तुम हजारों सालों से जिंदा हो तो तुम्हें अपना कौन सा सपना पूरा करना है? मुजान किबुत्सुजी को यहाँ पर एक अजीब सी फीलिंग आती है कि डीमन स्लेयर कॉर्प का हेड उसके सामने खड़ा है, लेकिन उसके अंदर कोई हेट्रेड नहीं पैदा हो रही है। और वो देखता है कि उबयाशी मेंशन में सिर्फ 4 ही लोग हैं, एक उबयाशी और उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चियां जो आंगन में उसके सामने खेल रही थी। तभी उबयाशी मुजान को बोलता है कि तुम्हारा सपना इटर्निटी को हासिल करना है। मैंने सही बोला ना? तो मुजान बोलता है कि तुमने एकदम सही बात बोली और मेरा सपना जल्द पूरा हो जाएगा, जैसे ही मैं नेज़ुको को हासिल कर लूंगा। तो उबयाशी हंसते हुए बोलता है तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा मुजान। मुजान किबुत्सुजी बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो नेज़ुको को छुपाने के लिए, लेकिन मेरे पास बहुत सारा टाइम है। तो उबयाशी उसको बोलता है मुझे इटर्निटी के बारे में कुछ पता है, इट इज नथिंग बट ह्यूमन थॉट्स, उन्हें कभी तबाह नहीं किया जा सकता। और उबयाशी मुजान को ये बोलता है कि तुमने बहुत बार टाइगर के पूंछ पर पैर रखा है और तुम्हें ड्रैगन के व्रेथ से कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा वैसे ही सारे हाशिरा तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। अगर तुम मुझे मार दोगे तो डीमन हंटर्स को कोई पेन नहीं होगा, क्योंकि अब उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारे केस में अगर तुम मारे जाओगे तो सारे के सारे डीमन मारे जाएंगे। और ये सुनकर मुजान एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि ये ट्रू है और इस बात का उबयाशी को भी अंदाजा हो गया था। अब उबयाशी मरने से पहले मुजान को ये भी बोलता है कि मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे डीमन स्लेयर जैसी फैमिली मिली, और अगर मैं मर भी जाऊंगा तो उनका मोरल और भी हाई हो जाएगा, पहले से भी ज्यादा। तो मुजान किबुत्सुजी उसके तरफ अपना पंजा बढ़ाते हुए बोलता है क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई? तो उबयाशी बोलता है कि हाँ, और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरी बातों को सुनोगे। अब दूसरी तरफ वो मैसेंजर कौवा सभी को समन करता है कि उबयाशी मेंशन पे अटैक होने वाला है, और सभी हाशिरा दौड़ते हुए उबयाशी मेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं और तांजीरो भी हाशिरा के साथ ही दौड़ रहा होता है। अब हमें पास्ट की थोड़ी बातचीत दिखाई जाती है, जहाँ सभी हाशिरा एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं कि हम में से 2 लोगों को मास्टर उबयाशी का बॉडीगार्ड बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्टोन हाशिरा बोलता है कि मैं 19 साल से डीमन स्लेयर में हूँ और मैं ये बात 8 सालों से बोलते आ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं सुनते। उनका सोचना ये है कि हाशिरास को और कोई इम्पोर्टेंट काम पे लगाया जाए। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है और सभी हाशिरा उबयाशी मेंशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि अचानक से एक जोरदार ब्लास्ट होता है
और ओबयाशी मैंशन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और भाई साहब सभी हाशिरास के चेहरे यहाँ पर देखने लायक है। इतना जोरदार ब्लास्ट देखकर सभी एकदम सदमे में आ गए। और उसके बाद दिखाया जाता है कि मुजान किबुत्सुजी उस ब्लास्टर से सरवाइव कर गया, लेकिन उसके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जल चुके हैं और वो ओबयाशी को कोस रहा होता है कि वो कोई मामूली आदमी नहीं था और मैंने उसे कम आंक लिया था। और तो और ओबयाशी ने एक्सप्लोजिव के साथ स्पाइक्स बिछा के रखे थे, जिसके कारण मुजान की पूरी बॉडी में छेद हो गया था और उसे रीजनरेट करने में टाइम लग रहा था। और मुजान किबुत्सुजी अपने आप को रीजनरेट कर रहा होता है कि अचानक से उसके आसपास सीड ऑफ फ्लैश आ जाते हैं, जो कि ब्लड डीमन आर्ट से बने होते हैं। और वो सीड खुलकर कांटेदार झाड़ियों की तरह बन जाते हैं और कई सारे तो मुजान के बॉडी में घुस जाते हैं, जिसके कारण मुजान अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। और वो भी चौंक जाता है कि ये किसका ब्लड डीमन आर्ट है, जिसके कारण मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। अब मुजान किबुत्सुजी के पास एक ही तरीका था कि वो इन्हें एब्जॉर्ब करके वहाँ से निकल जाए। और वो ऐसा कर ही रहा होता है कि अचानक से तामायो वहाँ पे आ जाती है और मुजान के बॉडी में अपना एक हाथ घुसा देती है। तो मुजान चौंकते हुए बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तामायो बोलती है कि ये ब्लड डीमन आर्ट उस पर्सन का है जिसको तुमने आसाकुसा में टर्न किया था। और मुजान ये भी देखता है कि तामायो ने अपने बॉडी में बहुत सारे कंसीलमेंट लगा के रखे थे, जिसके कारण वो उसके इतने करीब आ गई थी। अब मुजान सोच में पड़ जाता है कि तामायो का गोल क्या है, वो क्या करना चाहती है। तभी तामायो इसका जवाब देती है कि ये एक कंसंट्रेशन है जो डीमंस को वापस से ह्यूमन बना देगा। तो क्या तुम्हें इसका इफेक्ट पता चल रहा है। तो मुजान उसको बोलता है कि तुम ऐसा तो नहीं कर सकती। तामायो हंसते हुए बोलती है कि मैंने इसे कंप्लीट कर लिया, अब चीजें बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है, पर मैं इसे अकेले नहीं कर पाती। और तामायो ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि मुजान ने उसे डीमन बना दिया था और वो अपने फैमिली को खा गई थी। लेकिन तामायो एक्चुअल में ये चाहती थी कि वो अपने बीमारी से बच जाए और अपने फैमिली के साथ हमेशा के लिए रहे। और मुजान उसका सिर पकड़ लेता है और उसकी एक आंख में उंगली घुसाकर फोड़ देता है। अब वहाँ पर स्टोन हाशिरा पहुँच जाता है, जिसको ओबयाशी ने पहले से बता कर रखा था, और वो अपने हथियार से मुजान का सिर धड़ से अलग कर देता है। अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे ओबयाशी ने स्टोन हाशिरा को बचाया था और उसे डीमन स्लेयर कॉर्प में भर्ती किया था। अब ओबयाशी स्टोन हाशिरा को यहाँ पर बताता है कि आज से ठीक 5 दिन बाद मुजान यहाँ पर पहुंच जाएगा और वो मुझे मारने की कोशिश करेगा। तो तुम्हें मुझे चारे की तरह यूज करना होगा, क्योंकि ओबयाशी की फैमिली के पास पावर है फ्यूचर देखने की, और बाकी हाशिरास को नहीं बताना, नहीं तो वो इस प्लान के लिए नहीं मानेंगे। और ओबयाशी ने ये भी बता के रखा था कि मुजान का सर धड़ से अलग करने के बाद भी वो जिंदा बच जाएगा। तो उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सूर्य की रोशनी पहुंचने तक तुम्हें उससे लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन मुजान बहुत ही जल्दी रीजनरेट कर रहा था और स्टोन हाशिरा को देख के समझ आ जाता है कि मुजान के बॉडी का रीजनरेशन किसी भी अदर डीमन के कंपेयर में बहुत ही फास्ट है। यहाँ तक कि मास्टर ने इस जगह को ब्लास्ट कर दिया, तब भी मुजान के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ अभी भी बची हुई है। अब मुजान स्टोन हाशिरा पे अपने ब्लड डीमन आर्ट से कटीले तार बना के हमला करता है, लेकिन स्टोन हाशिरा स्टोन ब्रीदिंग का यूज करके अपने आसपास स्टोन स्किन बना लेता है, जिससे वो मुजान के अटैक से बच जाता है। अब इतने में सारे हाशिरा उस जगह पर पहुंच चुके हैं और स्टोन हाशिरा जोर से चिल्लाकर सभी को बता देता है कि यही मुजान किबुत्सुजी है, इसका सिर काटने से ये नहीं मरेगा। और यहीं पर सभी हाशिरा का मुजान के साथ पहली बार आमना सामना होता है और सभी गुस्से से आग बबूले हो जाते हैं। और यहाँ पर तांजिरो भी पहुंच चुका है और वो मुजान को चिल्लाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। सभी हाशिरा अपनी ब्रीदिंग टेक्निक एक्टिवेट करके उस पर हमला करते हैं और तांजिरो भी अपना हीनो कामिकागुरा डांस यूज करके उस पर अटैक करता है। लेकिन अचानक से मुजान किबुत्सुजी हंसने लगता है और सभी लोगों के पैरों के नीचे अचानक से इन्फिनिटी कासल आ जाता है और वो लोग उसमें गिरने लगते हैं। और दूसरी तरफ मुजान हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे घेर लिया, तुम सभी हेल में जाने वाले हो, आज रात को मैं तुम सभी डीमन स्लेयर को मार डालूंगा। तभी तांजिरो गिरते हुए चिल्ला के बोलता है कि हेल में तो तुम जाओगे और मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और मुजान गुस्से में बोलता है, तो करके दिखाओ तांजिरो कामादो। और भाई वो सभी इन्फिनिटी कासल में गिर जाते हैं। तांजिरो हवा में होता है और वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है और उसे ऐसा लगता है कि वो डायरेक्ट गिर के मरने वाला है कि अचानक से गियू उसे बचा लेता है। और जैसे ही वो लोग जमीन पे लैंड करते हैं, बहुत सारे डीमन उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन दोनों अपनी वाटर ब्रीदिंग को यूज करके उन डीमंस को खत्म कर देते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें इगुरो और मित्सुरी को दिखाया जाता है जिन्हें डीमंस ने घेर लिया है, लेकिन इगुरो अपनी सरपेंट ब्रीदिंग यूज करके सभी का गला काट देता है। और ये देखकर मित्सुरी
बहुत खुश हो जाती। इसके बाद हमें मिस्ट हाशिरा और स्टोन हाशिरा को दिखाया जाता है। यहाँ पर मिस्ट हाशिरा काफी गुस्सा हो चुका है क्योंकि वो मास्टर उबियाशिकी को अपने पिता की तरह मानता था और मुजान ने उसे मार डाला। और यहाँ पर स्टोन हाशिरा भी काफी ज्यादा गुस्से में है, जो उसके चेहरे से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमें विंड हाशिरा दिखाया जाता है, जो जमीन पर चुपचाप बैठा है और अभी तक इसी सोच में पड़ा है कि मास्टर मर चुके हैं और मैं उन्हें बचा नहीं पाया। तभी अचानक से बहुत सारे डीमंस उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो एक हाथ से ही सभी डीमंस को मार डालता है। और विंड हाशिरा एक क्रीपी सी स्माइल करता है, जिसे देख के लग रहा है कि वो बीस्ट मोड में आ चुका है। इनके अलावा इनोस्के, गेन्या और जेनेसु तीनों को दिखाया जाता है, जो सभी डीमंस को मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद इंसेक्ट हाशिरा को दिखाया जाता है, जो एक कॉरिडोर से जा रही होती है कि उसे ब्लड की स्मेल आती है। और वो जैसे ही रूम के अंदर घुसती है, वहाँ पर एक डीमन बैठकर सभी लाशों को खा रहा होता है। और ये डीमन और कोई नहीं बल्कि डोमा है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक क्रीपी स्माइल होती है। और ये अपर रैंक डीमंस में सेकंड नंबर पे आता है और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और उसे पता चल जाता है कि इंसेक्ट हाशिरा यहाँ आ चुकी है, तो वो उसे वेलकम करता है। अब हमें इंसेक्ट हाशिरा के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन को किसी डीमन ने मार दिया था और वो उस डीमन का नाम बताने से पहले ही मर चुकी थी। और इंसेक्ट हाशिरा को सिर्फ इतना पता था कि उस डीमन के सिर पर बड़ा सा खून का धब्बा था। अब यहीं पर उन लाशों के बीच में एक लड़की चिल्ला रही होती है कि मेरी मदद करो। तो इंसेक्ट हाशिरा उसे बचा तो लेती है, लेकिन डोमा उसे काट डालता है। और इसे देखकर इंसेक्ट हाशिरा को अपनी बहन की याद आ जाती है कि उसे भी जिस डीमन ने मारा था उसके पास 2 धारदार पंखे थे। अब इंसेक्ट हाशिरा को समझ आ गया था कि यही वो डीमन है जिसने उसकी बहन को मार दिया था। डोमा इंसेक्ट हाशिरा से मीठी मीठी बातें कर रहा होता है, लेकिन शिनोबू बहुत ही गुस्से में है। अब शिनोबू उसे बताती है कि तुम ही वही डीमन हो जिसने मेरी सिस्टर को मारा था। तुम्हें मेरा कोड देखकर कुछ याद नहीं आ रहा क्या? तब डोमा बोलता है कि हाँ, मैंने एक लड़की को तो मारा था जो फ्लावर ब्रीदिंग यूज करती थी, लेकिन मैं उसे प्रॉपर खा नहीं पाया था क्योंकि सुबह होने वाली थी। और भाई इतना सुनते ही शिनोबू सीधा अपना तलवार उसके एक आंख में घुसा देती है, लेकिन डोमा ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है, जिसकी मदद से वो इंसेक्ट हाशिरा के ब्लड को ठंडा कर देता है। डोमा उसे ये भी बोलता है कि तुम्हारी तलवार मेरा सिर तो नहीं काट पाएगी। तभी शिनोबू उसे एक सरप्राइज देती है कि इस तलवार में पॉइजन लगी हुई है, तो देखते हैं कि तुम इस पॉइजन से बच पाओगे कि नहीं। तभी डोमा नीचे गिर पड़ता है और खून की उल्टी करने लगता है। पर यहाँ पर शिनोबू को एक सरप्राइज मिलता है। डोमा की बॉडी उस पॉइजन को रेजिस्ट कर लेती है और वो वापस तुरंत खड़ा हो जाता है। अब हमें डोमा के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जब वो बच्चा था तब उसके पेरेंट्स ने उसे भगवान की तरफ फेमस कर दिया था और वो अपने टाउन के लोगों को ब्लेसिंग्स दिया करता था, जिसकी मदद से वो लोग मरने के बाद हेवन में जा सके। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। शिनोबू ने लगातार 5 बार डोमा के बॉडी पर कट लगाया, लेकिन हर बार डोमा की बॉडी पॉइजन को रेजिस्ट कर रही थी। डोमा शिनोबू को पूछता है कि क्या तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और सच में शिनोबू के पसीने छूट रहे थे। तो डोमा बताता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे लंग्स मर रहे हैं। जब मैंने अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज किया था, जिसके कारण सांस लेना भी तुम्हारे लिए डेंजरस हो चुका है। जिसे सुनकर शिनोबू समझ जाती है कि उसके पास मौका बहुत ही कम है, और शिनोबू प्लान बनाती है कि वो अलग अलग जगह पर अटैक करके उसके बॉडी पर बहुत सारे पॉइजन एक साथ इंजेक्ट करेगी। और वो ऐसा कर भी लेती है, लेकिन डोमा को कुछ नहीं होता, बल्कि डोमा अपने पंखों से उसे काट देता है, जिसके कारण वो गिर जाती है और उसे बहुत ही गहरी चोट लगी है और वो हार मानने वाली होती है कि तभी उसकी बड़ी बहन की यादें उसके सामने आ जाती है, जो उसका हौसला बढ़ाती है कि तुम इसे हरा सकती हो, कोशिश तो करो। और शिनोबू अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और इस बात को देखकर डोमा भी थोड़ा सा चौंक जाता है कि इतने गहरे कट के बाद भी ये कैसे खड़ी हो गई। अब शिनोबू अपना लास्ट अटैक यूज करती है और वो हर डायरेक्शन में स्पीड से घूमते हुए अटैक करती है, जिसके कारण डोमा प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि वो कहाँ अटैक करेगी। और शिनोबू सीधा अपनी तलवार को डोमा के गले से आर पार कर देती है और तलवार के फोर्स के कारण वो छत की दीवार पर जा टकराता है, लेकिन डोमा को कुछ नहीं होता, उस पर पॉइजन का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट को यूज करके शिनोबू को अपने बाहों में भर लेता है और रोने लगता है कि इतनी कमजोर लड़की होते हुए भी तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ। और डोमा शिनोबू को उसके आखिरी शब्द पूछता है, तो शिनोबू गुस्से में बोलती गो टू हेल। अब डोमा शिनोबू को एब्जॉर्ब करने लगता है कि तभी अचानक से कनाव वहाँ पहुँच जाती है और वो देखती है कि उसके मास्टर को डीमन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो तुरंत फ्लावर ब्रीदिंग यूज करती है उसे मारने के लिए, लेकिन डोमा उस जगह से गायब होकर तुरंत नीचे पहुँच जाता है। डोमा हंसते हुए बोलता है कि जब मैं किसी
किसी को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ तो बीच में हमला नहीं करना चाहिए। और भाई ये देखकर कनाओकी फट जाती है कि उसके सामने ही किसी डीमन ने उसके मास्टर को एब्जॉर्ब कर लिया। इसके बाद हमें जेनित्सु को दिखाया जाता है जो एक डीमन से फाइट करने वाला है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है। तो अब तांजीरो और ग्यू इन्फिनिटी कासल में आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो अदर डीमंस को डिफीट करके मुजान के पास पहुंच जाए। और इन्फिनिटी कासल में मैसेंजर कन्वे चारों तरफ घूम रहे हैं जो सबको एक दूसरे की खबर दे रहे हैं। और तांजीरो और ग्यू को भी पता चल जाता है कि अब शिनोबू मर चुकी है। ये मैसेंजर कन्वे किरिया उबयाशिकी के कहने पर इन्फिनिटी कासल में घूम रहे थे। और जिनको नहीं पता, किरिया उबयाशिकी मास्टर उबयाशिकी का बेटा है जो अभी जिंदा है। और इसके अलावा उसकी 2 सिस्टर्स भी जिंदा हैं जो अभी फिलहाल इन्फिनिटी कासल का मैप ड्रॉ कर रहे हैं ताकि वो लोग डीमन हंटर्स तक सही इन्फॉर्मेशन टाइम पे पहुंचा सके। अब हमें जेनित्सु वर्सेस काइगोकू को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और यहाँ पर माहौल काफी ज्यादा टेंस हो रखा है। मतलब हम लोग पहली बार जेनित्सु को बिना सोए इतना सीरियस देख रहे हैं। और काइगाकू जेनित्सु को बोलता है कि तुम अभी तक नहीं बदले। और वो बोलता है कि तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा वीक हो हमेशा की तरह। और वो जेनित्सु से ये भी पूछता है कि क्या तुम और भी फॉर्म को यूज कर सकते हो। तो जेनित्सु उसको गुस्से में देखता है और बोलता है कि तुम बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हो क्योंकि तुम अपर मून के बॉटम रैंक में आ चुके हो। और जेनित्सु यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है। उसके एक्सप्रेशन बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। अब जेनित्सु काइगाकू को पूछता है कि आखिर तुम डीमन क्यों बने। मतलब कि जो बंदा लाइटनिंग ब्रीदिंग का सक्सेसर है उसे आखिर डीमन बनना ही क्यों पड़ा। जेनित्सु का ये पॉइंट काफी वैलिड भी है। और वो चिल्लाते हुए काइगाकू को ये भी बोलता है कि अगर तुम आज डीमन नहीं बने होते तो ग्रैंडपा ने अपने आप को मारा नहीं होता। जी हाँ, ये काफी ज्यादा शॉकिंग ट्रूथ है। और यहाँ पर जेनित्सु उस बुढ़े की ही बात कर रहा है जिसने उसे ट्रेनिंग दी थी और जो एक टाइम पर फॉर्मर हाशिरा भी थे। जेनित्सु के ग्रैंडपा ने खुद अपने हाथों से अपने तलवार से अपने छाती को काट लिया था और उन्हें घुट घुट कर मरना पड़ा। यहाँ पर जेनित्सु काफी इमोशनल होकर रोते हुए बोलता है उन्होंने खुद का पेट काट लिया। अगर वहाँ पर कोई होता जो उनका सिर काटता तो उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होती। और ये सब काइगाकू के कारण ही हो रहा है क्योंकि वो लाइटनिंग ब्रीदिंग का सक्सेसर बनने की जगह एक डीमन बन गया। लेकिन काइगाकू को इससे कोई अफसोस नहीं हो रहा है। वो हंसते हुए बोलता है कि ये मेरी तकलीफ नहीं है, मैं उन्हीं के साथ रहूँगा जो मुझे ज़्यादा अच्छे से वैल्यू देंगे। ये सारी बातें फैमिली ड्रामा की तरह साउंड कर रही होगी। इसके अलावा काइगाकू अपने ग्रैंडपा को और भी भला बुरा बोलता है जिसके कारण जेनित्सु काफ़ी गुस्से में आ जाता है। और भाई साहब, जेनित्सु काइगाकू को धमकी देता है कि तुम असली गार्बेज हो। मैं सिर्फ फर्स्ट ब्रीदिंग यूज़ कर सकता हूँ लेकिन तुम सभी ब्रीदिंग यूज़ कर सकते हो सिवाय पहले के। ग्रैंडपा को अपने आप को सिर्फ इसीलिए मारना पड़ा क्योंकि उनका एक वर्दी सक्सेसर नहीं था जो सभी ब्रीदिंग फॉर्म को यूज़ कर पाता। अब यहाँ पर काइगाकू गुर्राते हुए थंडर ब्रीदिंग यूज़ करता है और काइगाकू जैसे ही फोर्थ फॉर्म यूज करता है जेनित्सु तुरंत गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाता है जिसे देखकर काइगाकू भी चौंक जाता है कि ये इतना पावरफुल कैसे बन गया। और जेनित्सु गुस्से में बोलता है तुम बहुत ही स्लो हो। और जेनित्सु ने उसके अटैक को सिर्फ डॉज नहीं किया बल्कि उसके छाती पर एक कट भी लगा दिया जिसके कारण काइगाकू का खून निकलने लग जाता है। अब हमें काइगाकू का पास्ट दिखाया जाता है कि वो कैसे डीमन बना। उसे डीमन बनाया था अपर रैंक 1 ने जिसने अपना खून शेयर किया था उसके साथ। और काइगाकू ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था ताकि वो और ताकतवर बन सके। अब जेनित्सु और काइगाकू दोनों एक दूसरे से बहुत ही तगड़ी फाइट कर रहे हैं। अब काइगाकू ब्रीथ ऑफ थंडर सेकंड फॉर्म यूज करता है जिसके कारण वो एक सिंगल मूवमेंट में जेनित्सु पर 5 बार अटैक करता है और उसके बाद तुरंत वो थर्ड फॉर्म भी यूज कर देता है जिससे घायल होकर जेनित्सु का खून निकलने लगता है। और जेनित्सु थोड़ा पीछे भी हटने लगता है क्योंकि काइगाकू उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रहा है। अब काइगाकू 6th फॉर्म यूज करता है जिसके कारण जेनित्सु को बहुत ही ज्यादा चोट लगती है और वो छपरा फाड़ के नीचे फेंका जाता है। और काइगाकू को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हंसी आ रही होती है। अब यहाँ पर जेनित्सु गिरते हुए अपने पास्ट को याद करता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे काइगाकू के साथ रहकर टेक्निक सीखने के लिए कहा था। लेकिन काइगाकू हमेशा उसका मजाक उड़ाता था क्योंकि जेनित्सु को सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करना आता था। अब जेनित्सु अपने आप को गिरने से रोक लेता है और वो एक नई थंडर ब्रीदिंग यूज करता है जिसको उसने खुद इन्वेंट किया जिसका नाम था ब्रीथ ऑफ थंडर फ्लेमिंग थंडर गॉड। और भाई साहब, ये टेक्निक देखने में बहुत ही ज्यादा फ्लैशी है। और जेनित्सु तेजी से बढ़ते हुए सीधा काइगाकू का गला काट देता है और मरते वक्त भी काइगाकू एक्सेप्ट नहीं करता कि जेनित्सु उससे ज्यादा पावरफुल बन गया। और जेनित्सु यहाँ पर रिवील भी करता है कि ये फॉर्म मैंने खुद इन्वेंट किया है। अब यहाँ पर जेनित्सु भी अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर रहा होता है कि उसे डीमन स्लेयर कॉर्प का एक बंदा बचा लेता है और ये फाइट यहीं पर खत्म होती है।
अब गियू और तांजिरो मुजान को हराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि तभी अचानक से छत टूटने की आवाज आती है, जिसे सुनकर गियू और तांजिरो समझ जाते हैं कि जरूर कोई खतरा है। तांजिरो को एक जानी पहचानी सी स्मेल आती है कि तभी अचानक से छत टूट जाती है और उसमें से अकाजा निकलता है और वो सीधे तांजिरो के सामने लैंड करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मुजान एक बड़े से हार्ट में कन्वर्ट हो गया है और वो तमायो को भी कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। अब अकाजा तांजिरो पे सीधा हमला कर देता है, पर तांजिरो उसे डॉज करते हुए सन ब्रीदिंग यूज करता है और उसका हाथ ही काट देता है। लेकिन अगले ही सेकंड अकाजा उस पर पलट कर हमला कर देता है, पर तांजिरो इसे डॉज कर लेता है और अकाजा के पीछे पहुंच जाता है। गियू ये सब दूर से देख रहा है और वो तांजिरो को देखकर एकदम हैरान हो जाता है कि तांजिरो इतना पावरफुल कैसे बन गया। अकाजा अपने ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिवेट करता है और लड़ने को तैयार हो जाता है। यहाँ पर गियू भी अपना 11th फॉर्म यूज करता है और अकाजा को लड़ाई में कड़ी टक्कर देता है। तांजिरो और गियू दोनों मिलकर अकाजा से लड़ रहे हैं, पर कोई भी अटैक उन पर लैंड नहीं कर पा रहे हैं। लड़ाई के बीच में अकाजा अपने डिस्ट्रक्टिव पावर को यूज करता है, जो गियू को जाकर लगता है और वो दीवार तोड़ते हुए दूर जा गिरता है। अब अकाजा तांजिरो की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन तांजिरो बच जाता है। पर तांजिरो भी यहाँ कुछ खास नहीं कर रहा था। अकाजा तांजिरो के सामने रेनगोकू को उल्टा सीधा बोलता है, जिसे सुनकर तांजिरो को एकदम गुस्सा आ जाता है और उसका डिमोनिक मार्क अपीयर होता है। अब अकाजा और तांजिरो के बीच एकदम धुआंधार फाइट होती है। तांजिरो का एक भी अटैक अकाजा को नहीं लग रहा, लेकिन अकाजा तांजिरो को घायल जरूर कर रहा है। तांजिरो सोच में पड़ जाता है कि उसके अटैक अकाजा को लग क्यों नहीं रहे। अचानक से लड़ाई के बीच में अकाजा तांजिरो के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो तलवार को तोड़ने ही वाला होता है कि तांजिरो उसे एक जोरदार हेडबट देता है। पर ये क्या, अकाजा को तो कुछ भी नहीं हुआ। इतने में गियू अपने टेक्निक से अकाजा के दोनों हाथों को काट देता है, जैसे शोले मूवी में गब्बर ने ठाकुर का काटा था, मतलब हाथ। गियू लड़ाई में वापस आ चुका है और भाई साहब अब गियू के पास भी डिमोनिक स्लेयर वाला मार्क आ चुका है, जिसके कारण उसके अटैक की स्पीड और परफेक्शन दोनों काफी बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ तांजिरो सोचता है कि अकाजा ऐसा क्या कर रहा है, जिसके कारण वो हमारे अटैक को समझ जाता है। फिर उसे याद आता है कि इनोस्के ने उसे बताया था कि ये बिल्कुल स्पाइडर सेंस की तरह काम करता है, जिससे वो बता सकता है कि कौन उसे देख रहा है और किस बॉडी पार्ट को देख रहा है। पर ऐसा करने के लिए तुम्हें उस डीमन के पास उसे नहीं मारने के इंटेंशन से जाना पड़ेगा, ताकि उसे पता मत चले। तांजिरो को अपने फादर के दिए हुए लेसन्स भी याद आते हैं कि उन्होंने भी भालू को मारने के लिए कुछ ऐसा ही किया था, जहाँ उन्होंने अपने बाकी सेंसेस को बंद कर दिया था, जिसके कारण उन्हें एक्सरे विजन की तरह दिखाई दे, जिसे हम सी थ्रू वर्ल्ड भी कहते हैं। अब तांजिरो अपने बाकी सेंसेस को बंद कर लेता है, जिससे उसे सी थ्रू वर्ल्ड दिखाई देने लगे, और ऐसा करने से उसे अकाजा की बॉडी के मसल और नर्वस सिस्टम क्लियरली दिखाई देने लगता है और तांजिरो को स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती। दूसरी तरफ अकाजा गियू की तलवार को तोड़ देता है और उसे एक फाइनल पंच मारता है, पर अचानक से तांजिरो फ्लैश बन जाता है और अकाजा के उसी हाथ को काट देता है, जिसे देखकर अकाजा भी चौंक जाता है कि आखिर तांजिरो ने ऐसा कैसे कर लिया। और गियू फिर से हैरान हो जाता है कि तांजिरो ने हमले के बीच हाथ कैसे ही काट दिया। गियू अकाजा पे अटैक करता है, जिसे तांजिरो दूर से देख रहा है, जहां उसे सी थ्रू वर्ल्ड क्लियरली दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर तांजिरो की स्पीड बढ़ने के कारण उसे सभी मूवमेंट्स एक स्लो मोशन की तरह दिखाई दे रहे हैं। अकाजा गियू को पंच मारकर पीछे धकेल देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक से तांजिरो अकाजा के पीछे आ जाता है, जो अकाजा को भी पता नहीं चलता। मतलब अकाजा का बैटल कंपास तांजिरो को डिटेक्ट नहीं कर पाया। अब तांजिरो चिल्लाकर अकाजा को आवाज देता है, जिसे सुनकर अकाजा उसे मारने की कोशिश करता है, पर यहाँ बाजी उल्टी पड़ जाती है। तांजिरो उसके सभी अटैक को डॉज करता है और सीधा अकाजा के सर को काट देता है। इस समय अकाजा और गियू दोनों को समझ नहीं आ रहा कि तांजिरो ने आखिर क्या किया। अब अकाजा वापस अपने सिर को जोड़ने की कोशिश करता है, पर गियू अपनी टूटी तलवार फेंककर अकाजा के सिर को बॉडी से दूर कर देता है। पर अकाजा की बॉडी अभी भी हार नहीं मान रही। वो तांजिरो को मारकर दीवार में धंसा देता है, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी गियू अपने टूटे हुए तलवार से अकाजा को रोकने की कोशिश करता है। अब अकाजा को अपने लवर की याद आती है, जो उसे रुकने को कहती है, पर वो नहीं रुकता। अकाजा अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है कि इतने में तांजिरो जाग जाता है और उसे रोकने की कोशिश में तांजिरो के हाथ से तलवार छूट जाती है। पर तांजिरो भी कुछ कम नहीं है, वो आगे बढ़ते हुए अकाजा को जोरदार मुक्का मारता है, जिससे अकाजा को अपने इंसानी रूप वाले मास्टर की याद आ जाती। अकाजा एक फाइनल अटैक करता है, लेकिन खुद पर, जिससे उसकी बॉडी गलने लग जाती है। पर उसके अंदर मुजान के सेल्स मौजूद है, जो उसे रीजनरेट कर रहे हैं। अब अकाजा की फैमिली उससे कहती है
कि बस रुक जाओ, लेकिन मुजान उसे जाने नहीं दे रहा। फाइनली अकाजा की लवर उससे कहती है अब रुक जाओ, और अकाजा उसे गले लगाते हुए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। अब डोमा और कोकोशिबो दोनों को पता लग गया है कि अकाजा मारा जा चुका है। कनाओ और डोमा दोनों आमने सामने खड़े हैं, और क्योंकि डोमा ने शिनोबु को कंज्यूम कर लिया है, इसलिए कनाओ अभी भी बहुत गुस्से में है। यहाँ पर डोमा और कनाओ दोनों का आपस में इंट्रो होता है, जिसमें कनाओ अपने आप को शिनोबु की सिस्टर बताती है, पर डोमा जान जाता है कि वो लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है। अब डोमा रोने लगता है कि अकाजा मेरा बेस्ट फ्रेंड था, पर कनाओ उससे बोलती है कि तुम एक नंबर के झूठे हो, तुम्हें तो कुछ फील नहीं होता। कनाओ एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलती है कि तुम आखिर पैदा भी क्यों हुए। और भाई ये सुनकर डोमा गुस्सा हो जाता है कि ये लड़की तो सीधा उंगली कर रही है, लेकिन कनाओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डोमा अचानक से कनाओ के पीछे पहुंच जाता है और उसका गला काटने ही वाला होता है कि वो झुककर डॉज कर लेती है और उसके पेट को काट देती है। डोमा भी अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है, पर कनाओ उसे भी डॉज करके दूर हट जाती है। डोमा नोटिस करता है कि इस लड़की की स्पीड पहले से फास्ट हो चुकी है, और उसे भी ये रियलाइज हो जाता है कि कनाओ शिनोबी से ज्यादा पावरफुल है। अब कनाओ अपना 5th फॉर्म यूज करती है, पर डोमा उससे बचते हुए अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है, लेकिन कनाओ तुरंत अपना 2nd फॉर्म यूज करती है बचने के लिए। अब डोमा कोशिश करता है कि वो कनाओ की आंख को फोड़ दे, पर कनाओ उस अटैक से बच जाती है। तब जाकर डोमा अपना स्पेशल ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है, जिससे अपोनेंट के लंग्स को डैमेज पहुंचता है, पर कनाओ की जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वो सभी अटैक से बच जाती है, और वो कुछ समय के लिए अपना सांस भी रोक लेती है ताकि उसके लंग्स को डैमेज मत हो। तब फिर डोमा एक अटैक करता है कनाओ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और फिर स्पीड बढ़ाकर उसके पीछे पहुंच जाता है, और उसके हाथ में कनाओ की तलवार भी मौजूद है, जिसे देखकर कनाओ 2 सेकंड के लिए डर जाती है, क्योंकि डीमन स्लेयर के पास बस उनका हथियार ही होता है लड़ने के लिए। अब डोमा उसके तलवार को जमीन में गड़ा देता है और कनाओ पर अटैक कर देता है। कनाओ भी कोशिश करती है अटैक से बचने के लिए कि अचानक से छत टूटने की आवाज आती है, और फिर इनोस्के वहां से टपकता है, जैसा कि वो हमेशा करता है। इनोस्के अपनी ब्रीदिंग टेक्निक यूज करके सारे अटैक्स को नलीफाई कर देता है। अब इनोस्के कनाओ को पूछता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, और कनाओ के एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाता है कि शिनोबु अब मर चुकी है। अब इनोस्के याद करता है कि शिनोबु ने उसके घाव पर मरहम पट्टी की थी, और उन दोनों ने पिंकी प्रॉमिस भी किया था, जिसके कारण इनोस्के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और आग बबूला हो जाता है। इनोस्के सीधा डोमा पर अटैक कर देता है। डोमा इनोस्के के अटैक को डॉज करते हुए अपने फैन से उसे मारने की कोशिश करता है, पर इनोस्के अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करते हुए पीछे आ जाता है, और साथ में कनाओ की तलवार को ले आता है, जिसे देखकर डोमा भी चौंक जाता है। अब डोमा और इनोस्के की बैटल स्टार्ट होती है। दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक करते हैं। इनोस्के डोमा की आंखों को काट देता है, और वो भी दूर से, जिससे डोमा समझ जाता है कि इनोस्के अपने जॉइंट्स को डिसलोकेट कर सकता है। अब डोमा सुपर फास्ट स्पीड से जाता है और इनोस्के के मास्क को निकाल ले आता है। इनोस्के का चेहरा देखकर डोमा को किसी की याद आ जाती है, और उसे याद आती है इनोस्के की माँ की। अब डोमा यहाँ पे रिवील करता है कि इनोस्के की मदर उसके पास आई थी अपने पति से भागकर, पर डोमा की सच्चाई जानने के बाद उसने इनोस्के को पहाड़ से गिरा दिया था उसकी जान बचाने के लिए, और डोमा ने ही उसकी माँ की जान ली थी। ये सब सुनकर इनोस्के गुस्से में आ जाता है। अब कनाओ और इनोस्के दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्से में, क्योंकि इन दोनों के बहुत ही करीबी लोगों को डोमा ने ही मारा था। अब ये दोनों डोमा पर एक के बाद एक अटैक करते हैं, पर डोमा अपना आइस डॉल बना लेता है उनसे फाइट करने के लिए। ये आइस डॉल भी सेम ब्लड डीमन आर्ट यूज कर सकते हैं, और इनकी पावर भी डोमा की जितनी ही है। अब डोमा उस रूम से निकल ही रहा होता है कि इनोस्के हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर डोमा का आइस डॉल उसे बीच में रोक देता है। अब डोमा और भी आइस डॉल क्रिएट कर लेता है उन्हें बिजी रखने के लिए, और वो जैसे ही रूम से जाने के लिए दरवाजा खोलता है, उसका चेहरा नीला पड़ जाता है और उसकी एक आंख निकलकर नीचे गिर जाती है। डोमा अब कमजोर हो चुका है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने शिनोबु को कंज्यूम किया था। अब यहाँ पे रिवील होता है कि शिनोबु पिछले 1 साल से अपने ब्लड में पॉइजन इंजेक्ट कर रही थी, और उसके बॉडी में 37 kg पॉइजन मौजूद था जिस समय डोमा ने उसे कंज्यूम किया था। और यही वजह है कि अब डोमा कमजोर हो चुका है, जिसके कारण उसके आइस डॉल टूट जाते हैं। अब कनाओ और इनोस्के समझ जाते हैं कि डोमा बहुत ही कमजोर हो चुका है, यही टाइम है अटैक करने के लिए, और वो दोनों उस पर हमला कर देते हैं। पर डोमा बचने के लिए अपने सबसे पावरफुल टेक्निक यूज करता है और एक बड़ा सा बर्फ से बना बुद्धा बना लेता है, जो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है और सारे अटैक्स कर सकता है। अब कनाओ अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक यूज करती है, जो उसका फाइनल फॉर्म है। कनाओ की आंखें लाल हो जाती है, और वो उस आइस बुद्धा को तोड़ते हुए उसके हाथों तक पहुंच जाती है जहां डोमा बैठा हुआ था, और वो अपने तलवार से उसका गला काटने की कोशिश करती है, लेकिन आइस बुद्धा पीछे से अटैक करके उसे जमा देता है, जिससे कनाओ की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। पर अभी तुम्हारा भाई जिंदा है,
इनोस्के अपनी दोनों तलवारों को जोर लगाकर फेंकता है, जिससे कनाओ की तलवारों को और ज्यादा थ्रस्ट मिलता है और भाई साहब डोमा का गला कट जाता है। फाइनली डोमा मारा जाता है। मरते समय शिनोबू उससे कहती है कि अब मैं चैन से मर सकती हूँ। अब इनोस्के डोमा के बचे हुए सिर को गुस्से में पैरों से कुचल रहा है और चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर मैंने बदला ले लिया। इनोस्के और कनाओ दोनों को रोना आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखकर रूम से बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ मैसेंजर कौवा सभी को खबर देता है कि कनाओ, शिनोबू और इनोस्के ने अपर रैंक 2 को हरा दिया है। अब डोमा के मरने के बाद हमें पता चलता है कि मित्सुरी और इगुरो दोनों एक साथ इन्फिनिटी कासल में आगे बढ़ रहे हैं। तभी उन्हें अचानक से अपर मून 4 मिलती है जो इन्फिनिटी कासल को कंट्रोल करती है। यूँ कह लो कि इन्फिनिटी कासल इसके उंगलियों पर नाचती है। मित्सुरी और इगुरो बहुत कोशिश करते हैं उसे मारने की, पर वो हर बार बच जाती है और उन दोनों की बैंड भी बजाती है। अब हमें ग्यूमे और टोकिटो को दिखाया जाता है जो इन्फिनिटी कासल में आगे बढ़ रहे हैं कि तभी अचानक से एक दीवार टोकिटो को धक्का देता है और वो नीचे गिर जाता है। और भाई साहब ये बंदा गिरा भी तो कहाँ, सीधा सांप के बिल में। उसके सामने खड़ा था कोकोशिबो जो अपर रैंक 1 डीमन है। अब टोकिटो सोच रहा है कि अपर रैंक 1 के पास तलवार है, मतलब ये पास में एक डीमन हंटर था। कोकोशिबो का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके कारण टोकिटो की हिम्मत नहीं हो रही थी तलवार निकालने की। अब कोकोशिबो टोकिटो से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और टोकिटो का नाम जानने के बाद कोकोशिबो बताता है कि तुम मेरे ही डिसेंडेंट हो, मतलब ये दोनों एक ही फैमिली ट्री से बिलोंग करते हैं। टोकिटो अपने मन को शांत करके कोकोशिबो पर अटैक करता है, पर कोकोशिबो डॉज करके उसके पीछे पहुंच जाता है और उसकी टेक्निक के लिए उसे प्रेस करता है। अब टोकिटो भी डिमोनिक मार्क को हासिल कर लेता है। टोकिटो एक के बाद एक धुआंधार अटैक करता है क्योंकि वो मिस्ट हाशिरा जो है, पर कोकोशिबो हर बार डॉज कर लेता है। अब यहाँ पहली बार कोकोशिबो अपना मून ब्रीदिंग यूज करता है, जिसके कारण टोकिटो का लेफ्ट हैंड सीधा कट जाता है, पर टोकिटो एक हाथ से ही लड़ाई जारी रखता है। अब कोकोशिबो टोकिटो की तलवार को पकड़ लेता है और टोकिटो की तलवार को उसकी छाती में घुसाकर एक पिलर में धंसा देता है, जिससे टोकिटो बुरी तरह से घायल हो जाता है। कोकोशिबो टोकिटो को कन्विंस करने की कोशिश करता है ताकि वो डीमन बन जाए। पीछे से गेनिया ये सब देख रहा था और वो गोली चलाने ही वाला होता है कि कोकोशिबो उसके पीछे पहुंच जाता है और उसके दोनों हाथों के साथ उसकी बॉडी के भी 2 हिस्से कर देता है। अब कोकोशिबो गेनिया का गला काटने ही वाला होता है कि फिर एंट्री होती है सानमी की और वो गेनिया को बचा लेता है, ऑब्वियसली क्योंकि वो उसका भाई जो ठहरा। अब सानमी गुस्से में है और वो सीधा हमला कर देता है। कोकोशिबो बचने के लिए मून ब्रीदिंग यूज करता है, पर सानमी उसे स्लाइड करके डॉज करता है और कोकोशिबो के पैरों पर अटैक कर देता है। दोनों की तलवारें आपस में टकराती है और यहाँ हम पहली बार कोकोशिबो की तलवार को देखते हैं जो पूरी तरह से मसल टिश्यू से बनी हुई है और उसमें बहुत सारी आंखें लगी हुई है। अब वो दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला करते हैं और सानमी काफी अच्छे से कोकोशिबो के अटैक्स का जवाब दे रहा है। अब कोकोशिबो एक पावरफुल अटैक करता है जिससे सानमी को अच्छी खासी चोट लग जाती है और उसका खून निकलने लगता है। अगर वो थोड़ा सा भी हिलता तो उसके ऑर्गन्स बाहर आ जाते, पर सानमी और जोश में आ जाता है और वो सीधा हमला स्टार्ट कर देता है। वेल सानमी का खून बहुत ही रेयर है और वो अपने खून को अपने हिसाब से फ्रीज कर सकता है, जिसके कारण इतनी चोट लगने के बाद भी सानमी लड़ाई कर पा रहा है। अब इन दोनों की लड़ाई काफी धमाकेदार चल रही है। लड़ाई के बीच में कोकोशिबो सानमी की तलवार को अपने पैरों से दबा देता है और जमीन में धंसा देता है। कोकोशिबो सानमी का गला काटने ही वाला होता है कि सानमी अपने दूसरे हाथ से गेनिया की बंदूक रखकर उसके तलवार को रोक देता है और गोली चला देता है, पर कोकोशिबो अपने तलवार से बुलेट को रोक देता है और मून ब्रीदिंग यूज करता है, पर अचानक से सानमी उसके सामने से गायब हो जाता है। और यहाँ पर एंट्री होती है ग्यूमे की, जो सभी हाशिरास में सबसे पावरफुल माना जाता है। ग्यूमे ने ही सानमी को बचाया था और अब वो कोकोशिबो से लड़ाई करने को तैयार है। अब ग्यूमे अपने वेपन को स्विंग करता है। कोकोशिबो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की मदद से देखता है कि ग्यूमे की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी है। कोकोशिबो ने पिछले 300 सालों में इतने अच्छे वॉरियर को नहीं देखा था। जैसे जैसे ग्यूमे अपने वेपन को घुमाता है वहाँ का एनवायरनमेंट और ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है। अब ग्यूमे अपना पहला अटैक करता है कोकोशिबो पर वो डॉज कर लेता है। ग्यूमे अपने वेपन की मदद से कोकोशिबो और उसके तलवार को बांधने की कोशिश करता है और कोकोशिबो उसे तोड़ नहीं पाता, तो फिर वो झुककर डॉज कर लेता है। कोकोशिबो ग्यूमे के वेपन को इसलिए नहीं काट पाया क्योंकि वो प्योर आयरन से बना था और इतने प्योर हथियार तो सेनगोकू एरा में भी नहीं बनाए जाते थे, जो एक गोल्डन एज था वेपन्स के लिए। कोकोशिबो ग्यूमे के अटैक्स को डॉज करते हुए उस पर मून ब्रीदिंग यूज करता है, पर ग्यूमे डॉज कर लेता है और कोकोशिबो के तलवार को ही तोड़ देता है। दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं,
जिससे कोकोशिबो को कुछ नहीं होता, पर ग्यूमे के चेहरे पर एक कट लग जाता है जिससे खून निकलने लगता है। ग्यूमे फुल फॉर्म में आ चुका है एंड उसके हाथों पर डिमोनिक मार्क अपीयर हो चुका है। दूसरी तरफ टोकिटो अपने चेस्ट पर लगे हुए तलवार को निकालता है जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, पर वो कहते हैं ना कि दर्द के आगे जीत है। टोकिटो अपने घाव पर पट्टी लगाकर लड़ाई में जा रहा होता है कि उसे देखकर गेन्या बोलता है, क्या तुम मेरे बॉडी के दूसरे हिस्से और कोकोशिबो के बालों को ला सकते हो क्या, क्योंकि वो भी लड़ाई करना चाहता है। अब वापस ग्यूमे और कोकोशिबो पर आते हैं। कोकोशिबो ग्यूमे को बताता है कि जिसके पास भी मार्क आता है वो 25 के एज तक ही जिंदा रह पाता है और उसके बाद मर जाता है, जिस पर ग्यूमे जवाब देता है कि हम डीमन स्लेयर्स को आज या कल तो मरना ही है, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्यूमे ये भी बोलता है कि तुमने जितना कुछ कहा उसमें एक झूठ भी था, क्योंकि पास्ट में कोई एक बंदा ऐसा रहा ही होगा जिसकी उम्र 25 सालों से ज्यादा थी। और इतना सुनते ही कोकोशिबो तुरंत ग्यूमे का गला काटने की कोशिश करता है, पर ग्यूमे अपने चैन से अपने आप को बचा लेता है। दूसरी तरफ सानमी अपने घाव को बंद कर लेता है और लड़ाई में कूद पड़ता है। अब सानमी के पास भी डिमोनिक मार्क आ चुका है और वो सीधा कोकोशिबो पर अटैक करता है। कोकोशिबो सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और नोटिस करता है कि ग्यूमे और सानमी का कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा अच्छा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों ने पास्ट में एक साथ एज अ टीम लड़ाई की ट्रेनिंग ली थी। दूसरी तरफ टोकिटो गेन्या को कोकोशिबो के बाल खिला देता है, जिससे कुछ सेकंड में ही उसकी दूसरी बॉडी उससे जुड़ जाती है और उसके घाव भर जाते हैं। पर उसे एक आवाज भी आती है जो मुजान किबुत्सुजी की होती है। मुजान उससे कह रहा था कि तुमने कितने हाशिरास को हरा दिया, कुछ भी हो जाए उन्हें यहाँ पर आने मत देना। अब कोकोशिबो समझ जाता है कि ग्यूमे और सानमी सभी हाशिरास में सबसे ज्यादा पावरफुल है, खासकर ग्यूमे जो एक पावरफुल वॉरियर है। अब सानमी कोकोशिबो के तलवार को अपने तलवार से टकरा कर जमीन में गड़ा देता है और फिर ग्यूमे अपने हैमर से उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो बच जाता है। अब ग्यूमे अटैक करते हुए कोकोशिबो के एक कान को काट देता है और जस्ट उसके बाद वो दोनों एक साथ अटैक करते हैं, जिससे कोकोशिबो के कपड़े फट जाते हैं। पर कोकोशिबो उन पर ही हमला कर देता है जो उन्हें दिखाई भी नहीं देता, जिससे उनके शरीर में बहुत सारी चोट लग जाती है। अब कोकोशिबो के तलवार में 3 ब्लेड साइड से निकल आते हैं और वो बोलता है कि अभी तक तुम मेरा बस किमोनो फाड़ सके हो। कोकोशिबो के अटैक से सानमी के हाथों की 2 उंगलियां कट जाती है। अब कोकोशिबो फाइट को लेकर सीरियस हो गया है और वो अपना 7th फॉर्म यूज करता है, जिससे सभी डायरेक्शन में अटैक्स लॉन्च होते हैं। कोकोशिबो उन पर अपना 9th फॉर्म भी यूज करता है, जिससे बचते हुए सानमी गिर जाता है और उसे चोट भी लगती है। इतने में ही कोकोशिबो तुरंत अपना 10th फॉर्म भी यूज कर देता है और सानमी उस अटैक से मरने ही वाला होता है कि अचानक से टोकिटो सानमी को बचा लेता है। गेन्या दूर से ये सब देख रहा था और वो फैसला करता है कि वो उन दोनों की मदद करेगा। अब गेन्या के पास भी कोकोशिबो की टूटी हुई तलवार का दूसरा हिस्सा मौजूद था, जिसे वो तुरंत खा लेता है। अब दूसरी तरफ कोकोशिबो तीनों हाशिरास पे कंटिन्यू अटैक किए जा रहा है, जिससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। ग्यूमे पता करने की कोशिश करता है कि आखिर ये बंदा ऐसा क्या कर रहा है जिससे ये हम पर लगातार अटैक कर रहा है। और अब ग्यूमे को भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड दिखाई देता है, जिससे उसे कोकोशिबो की बॉडी स्ट्रक्चर और पल्स दिखाई देने लगती है। अब तीनों हाशिरास एक साथ कोकोशिबो पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, पर कोकोशिबो अपने ब्रीदिंग से चारों तरफ एक स्टॉर्म बना लेता है उन्हें रोकने के लिए, जिससे बचते हुए ये तीनों कोकोशिबो तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कोकोशिबो के राइट हैंड में एक आंख निकल आता है जो ग्यूमे के ही जुजू बीट थे। अब ग्यूमे अपने आयरन बॉल से कोकोशिबो के एक हाथ को उखाड़ देता है और अगले ही सेकंड टोकिटो उसके पेट में तलवार घुसा देता है, क्योंकि जुजू बीट के कारण उसकी स्पीड स्लो हो गई थी। अब टोकिटो को भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड दिखाई देने लगता है। टोकिटो ने कोकोशिबो को होल्ड करके रखा हुआ था और सानमी ग्यूमे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पीछे से गेन्या कोकोशिबो पर मॉडिफाइड गन से बुलेट फायर करता है, क्योंकि उसके पास कोकोशिबो की डिमोनिक पावर आ चुकी है। बुलेट्स कोकोशिबो के बॉडी को डैमेज करते हैं और उसके बॉडी में घुस जाते हैं। गेन्या की बुलेट्स के कारण कोकोशिबो के बॉडी से पेड़ निकलने लगते हैं, जो एक ब्लड डीमन आर्ट है। कोकोशिबो अब बुरी तरह से फंस चुका है और उसे एक नॉस्टैल्जिया हिट करता है कि 400 साल पहले योरिची उसे मारने वाला था और वही सेम फीलिंग अब उसे याद आ रही है। कोकोशिबो गुस्से में चारों तरफ हमला करता है, जिससे सभी को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है और भाई गेन्या तो पूरा बीच से कट जाता है। टोकिटो की बॉडी भी बीच से कट चुकी है। अब कोकोशिबो के बॉडी में बहुत सारे तलवार निकल आते हैं। ग्यूमे और सानमी कोकोशिबो पर अटैक करते हैं, तभी टोकिटो की तलवार रेड स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। सानमी कोकोशिबो का गला काटने की कोशिश करता
जाता है और गेन्या वापस ब्लड डीमन आर्ट यूज करके उसके बॉडी पर पेड़ उगा देता है। कोकोशिबो वापस जवाबी हमला करने ही वाला होता है कि अचानक से ग्यूमे अपने हथियार से उसका सर धड़ से अलग करने की कोशिश करता है। सनमी और ग्यूमे के हथियार लाल हो जाते हैं और कोकोशिबो का सर कट जाता है। पर फाइट अभी खत्म नहीं हुई। कोकोशिबो को योरिची की कही बातें याद आती कि हमारे आने वाली जनरेशन अगर सन ब्रीदिंग यूज नहीं कर पाई तब भी वो अपने वेपन्स को अपने तरीके से रेड ब्लेड बना पाएंगे। कोकोशिबो की बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी और ये देखकर ग्यूमे और सनमी उस पर पावरफुल अटैक करते हैं, पर कोकोशिबो का सिर वापस रीजनरेट हो जाता है और उसके पीठ पर रेड टेंटिकल्स निकल आते हैं। कोकोशिबो बहुत खुश हो रहा था कि उस पर अब कोई भी अटैक किया जाए पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय सन के। इतने में वो अपना चेहरा सनमी की तलवार में देख लेता है और उसे लगता है कि वो कितना ज्यादा बदसूरत हो गया है। अब जिस पार्ट में टोकिटो ने उसे स्टैब किया था वहां से उसका बॉडी टूटने लगता है और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी राख की तरह उड़ रही होती है। कोकोशिबो रीजनरेट करने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता। सनमी और ग्यूमे अटैक करके बाकी बचे हुए बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कोकोशिबो का अंत होता है। किरिया उबियाशिकी ने मुजान को मारने के लिए बहुत सारे हंटर्स को भेजा पर उनके हमला करने से पहले ही मुजान का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया और उसने कुछ ही सेकंड में सभी हंटर्स को मार डाला। उसकी स्पीड काफी ज्यादा लाजवाब है। मुजान हंसते हुए बोलता है कि तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया, तुम मेरे लिए खाना जो लेकर आ गए। मुजान के एक हाथ में तमायो का सिर था जिसे उसने अपने हाथों से फोड़ दिया। अब डीमन हंटर्स की दूसरी टोली भी मुजान की तरफ आगे बढ़ रही थी और पलक झपकते ही मुजान ने उन सभी को मार डाला। दूसरी तरफ मित्सुरी और इगुरो अपर रैंक फोर्स से लड़ने में बिजी थे। एक मैसेंजर कौवा उन्हें मैसेज देता है कि टोकिटो और गेन्या मर चुके हैं और मुजान रिवाइव हो चुका है। सभी पिलर्स को उसकी तरफ तुरंत मूव करना पड़ेगा। मित्सुरी और इगुरो को कोई अचानक से खींच लेता है। अब ये बंदा कौन है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। वापस आते हैं मुजान पर। अब गियू और तांजिरो मुजान के सामने अपीयर होते हैं। डीमन हंटर्स की लाश देखकर तांजिरो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गियू उसे शांत होने के लिए कहता है। मुजान गियू और तांजिरो को वहां से चुपचाप चले जाने को बोलता है पर डीमन हंटर्स कोई दूध पीते बच्चे नहीं है। तांजिरो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बालों का ऊपरी रंग लाल हो जाता है। अब असली फाइट यहाँ से स्टार्ट होती है। मुजान अपने आर्म्स को स्ट्रेच करके उन पर हमला कर देता है। उसके आर्म्स लंबे होने के कारण वो काफी ज्यादा रेंज तक हमला कर सकता है। तांजिरो मुजान के अटैक से बचते हुए उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है पर मुजान के अटैक इतने फास्ट थे कि वो तांजिरो की राइट आई को फोड़ देते हैं। तांजिरो जमीन में गिर जाता है और मुजान उसे मारने ही वाला होता है कि गियू उसे बचा लेता है। मुजान उन्हें बताता है कि बाकी हाशिरास मर चुके हैं और ये सब वो अपर रैंक 4 की आंखों से देख रहा था। मुजान कंटिन्यू उन पर अटैक कर रहा था जिससे ये दोनों बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक अटैक तांजिरो को भी लग जाता है जिससे वो दीवार पे जा टकराता है और मुजान का अगला अटैक उसे लगने ही वाला होता है कि अचानक से मित्सुरी प्रकट होती है छत फोड़ते हुए और मुजान पर अपने प्यार की तलवार चलाती है। दूसरी तरफ इगुरो तांजिरो को बचा लेता है। मुजान मित्सुरी और इगुरो को देखकर गुस्सा हो जाता है कि आखिर ये दोनों जिंदा कैसे हैं। मैंने तो नाकिमे की आंखों से खुद देखा था इन्हें मरते हुए। अब हमें पता चलता है कि उसने नाकिमे की आंखों को ब्लड डीमन आर्ट से कंट्रोल कर लिया है। योशिरो नाकिमे को फोर्स करता है इन्फिनिटी कासल को बंद करने के लिए पर मुजान के सेल्स वापस कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। तभी इगुरो और गियो मुजान पर हमला कर देते हैं। मुजान के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा और वो नाकिमे को मार देता है जिससे पूरा इन्फिनिटी कासल कोलैप्स होने लगता है। सभी डीमन हंटर्स मुजान से फाइट कर रहे होते हैं कि अचानक से एक कॉलम उन सभी को सरफेस पे ले आता है। इन्फिनिटी कासल अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तांजिरो उठता है और देखता है कि वो लोग सरफेस पर आ तो चुके हैं पर वो सिटी के बीचों बीच में प्रेजेंट है। इनके कैलकुलेशन में बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। सभी हाशिरास एक दूसरे को देखते हैं कि सभी ठीक तो है ना, कोई मरा तो नहीं है। तभी अचानक से मुजान मलबे से बाहर निकलता है। अब मुजान के पास ऑक्टोपस जैसे बहुत सारे टेंटिकल्स आ गए जिसे वो पूरी आर्मी को काट सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।